Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and my channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In the lecture series of Geology, today I will deliver my talk on how to study a skull. पूर्व में एक व्याख्यान मैंने जनरल ऑस्टियोलॉजी के इंट्रोडक्शंस पे दिया था। उसके बाद कई रिसर्च स्कॉलर्स एमएससी के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि स्कल एनाटॉमी पे, स्कल की स्टडी पे एक व्याख्यान आप डिलीवर करें। चूंकि स्कल की स्टडी है बहुत ही टिपिकल होती है। स्कल की फॉर्मेशंस में कई तरह की हड्डियां पार्टिसिपेट्स करती है। इन हड्डियों के अंदर फ्यूजन होता है, फ्यूजन के कारण इसमें सूचर लाइंस बनती है। स्कल की बेसिक जो टाइप्स है, शेप और साइज है, अलग अलग तरह की होती है। क्रेनियल कैपेसिटी अलग अलग तरह की होती है। इसके अंदर कई तरह के ऑर्बिट्स पाए जाते हैं और पूरा जो स्कल है वो एक तरह से क्रेनियम है। और जिन एनिमल्स में क्रेनियम प्रेजेंट होता है, स्कल प्रेजेंट होता है, उन एनिमल्स को क्रेनिएटा के नाम से जाना जाता है। जिनके अंदर क्रेनियम बॉक्स नहीं होता है, उन प्राणियों को एक्रेनिएटा के नाम से जाना जाता है। अब हर एनिमल की ब्रेन की शेप और साइज अलग अलग होती है। उसके अकॉर्डिंग स्कल की शेप और साइज भी अलग अलग तरह की होती है। और स्कल की हड्डियों की जो नॉमेनक्लेचर है वो सामान्यतया ब्रेन के लोब के बेसिस पे होती है। जैसे मान लीजिए ब्रेन में फ्रंटल लोब है, तो फ्रंटल लोब के ऊपर जो हड्डी होगी वो फ्रंटल बोन के नाम से जानी जाएगी। टेम्पोरल लोब के ऊपर जो हड्डी है वो टेम्पोरल बोन के नाम से जानी जाएगी। पैराइटल लोब के ऊपर जो हड्डी है वो पैराइटल बोन के नाम से जानी जाएगी। तो ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है और मैं कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल वे में, क्योंकि व्याख्यान वैसे बहुत लंबा था। इसको मैंने काफ़ी इसको भी मैं 3-4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। आज तो ये जनरल इंट्रोडक्टरी टाइप का व्याख्यान रहेगा, हाउ टू स्टडी स्कल। फिर इसमें एक डेवलपमेंट ऑफ स्कल पे एक व्याख्यान हो सकता है। इसके अलावा स्कल की एक्सरे इमेज जो है, अलग अलग तरह की एक्सरे इमेज की बेसिस पे भी एक व्याख्यान हो सकता है। तो सिंपल इंट्रोडक्टरी टाइप का व्याख्यान मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा, हाउ टू स्टडी ए स्कल। प्लान ऑफ द लेक्चर। इस लेक्चर का जो मुख्य प्लान है उसमें मैं निम्न बिंदुओं को टच करूंगा। जनरल डाटा अबाउट क्रेनियम, स्ट्रक्चरल पिक्यूलियरिटीज ऑफ द स्कल, abnormalities and development variant of the skull, age specific features of the skull, and examination skull on a live person। तो इन 5 बातों को फोकस रखते हुए मैं इस व्याख्यान को मैं कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले जनरल डाटा, जनरल इंफॉर्मेशन। द क्रेनियम इज द स्केलेटन ऑफ द हेड। क्रेनियम है वो हेड का एक तरह का स्केलेटन है। The skull is the receptacle for the most highly developed part of the nervous system, the brain, and also for the sensory organs connected with it। तो स्कल है, इसके अंदर नर्वस सिस्टम का हाईली विकसित जो भाग है, ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो इसके अंदर सुरक्षित रहता है। इसके अलावा संवेदी रचनाएं जो इससे कनेक्टेड रहती है, जैसे आंखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है, स्किन के रिसेप्टर्स हैं, ये सभी रचनाएं, सेंसोरी स्ट्रक्चर्स इस क्रेनियम के साथ कांटेक्ट में रहती है। द इनिशियल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर सिचुएटेड इन दिस पार्ट ऑफ स्केलेटन। तो पाचन तंत्र का प्रारंभिक भाग जो कि माउथ से स्टार्ट होता है, श्वसन तंत्र का प्रारंभिक भाग जो नाक से स्टार्ट होता है, वो भी, उसकी भी जो कैनाल होती है वो इस कपाल के अंदर सुरक्षित रहती है। तो ये एक जनरल डाटा है क्रेनियम के बारे में। क्रेनियम इज द स्केलेटन ऑफ द हेड। स्कल में जो हड्डियां हैं वो 2 तरह की होती है। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 2 सेट ऑफ बोन्स। इसमें एक तो होती है क्रेनियल बोन्स दैट फॉर्म द न्यूरोक्रेनियम विच लॉजेज द ब्रेन, और सेकंड सेट जो होता है ये फेशियल बोन कहलाती है,
which form the viscerocranium. The bones of the viscerocranium forms the orbit, the oral cavity and nasal wall. तो बेसिकली एक जो कपाल होता है वो हड्डियों के दो सेट से बनता है, एक तो क्रेनियल बोन जो कि अपर पार्ट की हड्डियां होती है और विस्ट्रोक्रेनियम जो कि लोअर पार्ट की हड्डियां होती हैं जिनके अंदर ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, जैसे ओरल कैविटी का ऑर्बिट है, नजल कैविटी का ऑर्बिट है. द टर्म यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द स्कल. स्कल के स्टडी केस में स्कल को हम सामने से देखते हैं, साइड से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, नीचे से देखते हैं. तो अलग अलग पोजीशन की बेसिस पे इसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है. जैसे सामने से यदि कपाल को देखें तो इसके लिए फ्रंटल शब्द है वो काम में आता है, फ्रंटल नॉर या नॉर्मा फ्रंटलिश. द शेप इज आल्सो ओवल. फ्रंटल एरिया है, ये दिखने में अंडाकार होती है, बट द अपर पार्ट इज वाइडर देन द लोअर वन. लेकिन इसका ऊपरी भाग जो होता है वो चौड़ा होता है, दिस वन. नीचे का जो पार्ट है ये थोड़ा संकरा होता है. In frontal norm, the bones of the visceral cranium can be divided into three floors. तो फ्रंटल एरिया से, फ्रंटल डायरेक्शन से यदि कपाल को देखते हैं तो इसमें विसरल क्रेनियम का जो पार्ट है वो तीन पार्ट में सब डिवाइडेड रहता है. एक तो सुपीरियर फ्लोर ऑफ द विसरल cranium correspond to the forehead. Middle floor include the orbits of the nasal cavity and inferior floor correspond to the oral cavity. तो इस कपाल में ये वाला जो पार्ट है ये सुपीरियर एरिया है इसका. ये बीच वाला जो पार्ट है ये मिडिल एरिया है जिसके अंदर नजल कैविटी के ऑर्बिट्स पाए जाते हैं. और ये माउथ वाला जो पार्ट है दांतों से ढका हुआ, ये इंफीरियर फ्लोर के नाम से जाना जाता है. तो फ्रंटल साइड से अब कपाल को यदि देखते हैं तो इसके अंदर ये तीन मेन एरियाज आपको दिखाई देगी, सुपीरियर फ्लोर, मिडिल फ्लोर और इंफीरियर फ्लोर. कपाल को यदि साइड से देखें, लेटरल साइड में, तो इसके लिए टेक्निकल टर्म यूज होता है नॉर्मा लेटरलिश. द स्कल इज सीन फ्रॉम द लेटरल साइड. जब कपाल को आप साइड से देखें तो उसमें इसकी शेप और साइज कैसी दिखाई देती है. नॉर्मा लेटरलिस एक्सपोजेज टू आवर साइट द टेम्पोरल बोन, इंफ्राटेम्पोरल बोन और टेरिगोपैलेटाइन फॉसी. तो लेटरल साइड से यदि कपाल को देखते हैं उसमें ये तीन एरिया आपको ध्यान में रखनी चाहिए. एक तो टेम्पोरल एरिया जो कि टेम्पोरल बोन से बनी होती है, इंफ्राटेम्पोरल एरिया जो टेम्पोरल बोन के जस्ट नीचे होती है, और टेरिगोपैलेटाइन फॉसी जो कि जबड़ों के जॉइंट के निकट का जो एरिया होता है उसको इंडिकेट करता है. ऑक्सीपिटल नॉर्म. ऑक्सीपिटल नॉर्म है जब आप कपाल को पीछे से देखें, पोस्टीरियर साइड से. द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्कल कैन बी एग्जामिन्ड बाय दिस नॉर्म. ये जैसे कपाल दिखा है इसमें ये पीछे का जो पार्ट है, खोपड़ी को पीछे से देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है, उसके लिए नॉर्मा ऑक्सीपिटलिश शब्द का यूज किया जाता है. बेसल नॉर्म, इसको नॉर्मा बेसलिस के नाम से जाना जाता है. जब कपाल को नीचे से आप देखें उलट के, जैसे ये कपाल का ये जो पार्ट है ये फोरामेन मैग्नम है, इसमें से स्पाइनल कॉर्ड है गुजरता है. ये ऊपरी मैंडिबल दिखाया है, ऊपरी मैंडिबल है ये कपाल के साथ जैसे अटैच है. इसके अंदर प्रीमैक्सिला है, मैक्सिला है, पैलेटाइन हेस्टियां हैं. इसमें दांतों की वैरायटी है, इंसाइजर दांत है, कैनाइन है, प्रीमोलार है, मोलार है. तो जब कपाल को बेसल एरिया से यदि देखें, आधारीय भाग से जब इसको देखते हैं, उसके लिए नॉर्मा बेसलिस शब्द जो है उसका प्रयोग किया जाता है. वर्टिकल नॉर्म, इसको नॉर्मा वर्टिकलिस के नाम से जाना जाता है. द स्कल इज सीन फ्रॉम द अपर पार्ट एंड इट हैज एन ओवल शेप, बट देयर आर सम रेशियल एंड इंडिविजुअल पिक्यूलियरिटीज. जब कपाल को ऊपर से आप देखें तो वो किस तरह दिखाई देता है, ये खोपड़ी का जैसे ऊपर वाला पार्ट है, और इसके लिए शब्द यूज में होता है नॉर्मा वर्टिकलिस. एग्जामिन इन द स्कल इन नॉर्मा वर्टिकलिस द फॉलोइंग शेप ऑफ स्कल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड. और कपाल को जब इस ऊपरी एरिया से जब देखते हैं तो कपाल की जो शेप और साइज है वो तीन प्रकार की हो सकती है. उसके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी है वो काम में ली जाती है. जैसे एक कपाल होता है डोलिकोसेफेलिक स्कल. इस तरह का जो कपाल होता है वो अंडाकार आकृति का होता है.
द स्कल हैज एन ओवल शेप। तो इस तरह के जब कपाल की आकृति हो तो ये डॉलिकोसेफेलिक स्कल के नाम से जाना जाता है। ब्रैकाइसेफेलिक स्कल, इस तरह का जो कपाल होता है वो गोलाकार होता है, लगभग गोल खोपड़ी के जो बच्चे होते हैं दिखने में बहुत सुंदर होता है। तो गोल खोपड़ी वाले जो कपाल होते हैं वो ब्रैकाइसेफेलिक स्कल के नाम से जाने जाते हैं। मीजोसेफेलिक स्कल, ये दोनों के इंटरमीडिएट पोजीशन है। इसमें न तो ये अंडाकार है न गोल है, बीच की सी स्थिति है। तो एक तरह से इलिप्टिकल सिचुएशन जिसको अपन कह सकते हैं, या मुर्गी के अंडे की जैसे शेप होती है उस तरह की आकृति इसकी हो सकती है। और इस तरह का जो कपाल होता है ये मीजोसेफेलिक स्कल के नाम से जाना जाता है। ये तीनों स्कल आप देख रहे हो, ये जैसे पूरा ये अंडाकार है, ये राउंडेड शेप है, ये इलिप्टिकल शेप है, और तीन तरह की कपाल की जो बनावट है वो मनुष्य के अंदर देखने को मिलती है। शेप ऑफ द स्कल, shape of the skull is oval and volume is from 1400 to 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहां पर कपाल की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1400 सीसी से 1600 सीसी तक हो सकती है। और क्रेनियल कैपेसिटी के आधार पर कपाल को कई टर्मिनोलॉजी के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे माइक्रोसेफेलिक क्रेनियम, व्हेन the brain is smaller than usually, its capacity is lower than 1300. This type of cranium is characteristics of Australian and Sahrawi tribes. तो अफ्रीकन के आपने ये धावक देखे होंगे ओलंपिक गेमों में, केनिया के, युगांडा के, उनकी खोपड़ी जो है बहुत छोटी होती है, और इन बच्चों के क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1300 सीसी के आसपास होती है। सेकेंड टाइप इज मीजोसेफेलिक क्रेनियम, जब ब्रेन की कैनियन कैपेसिटी 1300 से 1450 सीसी तक हो, और इस तरह का जो क्रेनियम होता है ये अफ्रीकन बच्चों के अंदर, चाइना के बच्चों के अंदर देखा जाता है। तो चाइनीज को जैसे आपने देखा होगा आजकल चाइना के जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की टीवी के ऊपर रोजाना पिक्चर्स आती रहती है, और इनका कपाल जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। मेगासेफेलिक क्रेनियम, व्हेन the brain's cranial capacity is more than 1450 cc. Such a skull is characteristics for European and Japanese. तो जापान के जो व्यक्ति हैं, यूरोप के जो नागरिक हैं, इनके कपाल की साइज थोड़ी बड़ी होती है और 1450 सीसी तक इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है। हाइड्रोसेफेलिक क्रेनियम is a very voluminous skull. This type of skull is not normal because of pathological conditions of the brain. तो हाइड्रोसेफेलिक जो क्रेनियम है ये एक्चुअल में ब्रेन में सीएसएफ की मात्रा जब आवश्यकता से ज्यादा बन जाए, तो ब्रेन में सीएसएफ निरंतर बनता रहता है, अवशोषित होता रहता है, और ब्रेन के अंदर 125 ml के आसपास ये सीएसएफ भरा रहता है। जब सीएसएफ की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा बन जाए, यानी इसका प्रोडक्शन तो हो जाए लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो, उस केस में कपाल की साइज जो होती है वो बढ़ जाती है, और इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो हाइड्रोसेफेलिक बच्चे कहलाते हैं। इस तरह का जो कंकाल है ये हाइड्रोसेफेलिक क्रेनियम के नाम से जाना जाता है, और ये एक नॉर्मल पोजीशन नहीं है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है। तो क्रेनियल कैपेसिटी के बेस पे ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। माइक्रोसेफेलिक क्रेनियम 1300 सीसी, मीजोसेफेलिक क्रेनियम 1300 से 1450 सीसी, और मेगालोसेफेलिक क्रेनियम जिसमें 1450 सीसी से ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी होती है। हाँ, इसके अलावा टोपोग्राफिकल एरिया पे मैं चर्चा करूंगा। ये ब्रेन की जैसे पूरी टोपोग्राफी है, अलग अलग कलर से अलग अलग रीजन्स को जैसे दिखाया है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो फ्रंटल एरिया सबसे आगे का जो भाग होता है, पैराइटल एरिया फ्रंटल एरिया के पीछे है, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये पैराइटल एरिया है। ऑक्सीपिटल एरिया, टेम्पोरल एरिया और इंफ्राटेम्पोरल एरिया। तो लेटरल साइड से आप इस फिगर आप देख रहे हो, अलग अलग जोन्स को अलग अलग कलरेशंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो ये मेन 5 टोपोग्राफिकल क्षेत्र एक कपाल के अंदर पाए जाते हैं: फ्रंटल एरिया, पैराइटल एरिया, ऑक्सीपिटल एरिया,
टेम्पोरल एरिया और इंफ्रा टेम्पोरल एरिया। एरियाज ऑफ द विसरल कैनियम, विसरल कैनियम का जो पार्ट है उसके अंदर भी ये 8 जोन पाए जाते हैं और इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे ऑर्बिटल एरिया, अब ऑर्बिटल एरिया में नाम से स्पष्ट है कि इसमें छोटे सॉकेट या गड्ढे वो पाए जाएंगे। इंफ्रा ऑर्बिटल एरिया, इंफ्रा का मतलब नीचे, सुप्रा शब्द हो तो ऊपर, तो ऑर्बिटल एरिया के नीचे का जो क्षेत्र है ये इंफ्रा ऑर्बिटल एरिया के नाम से जाना जाएगा। नजल एरिया, ये नाक वाला क्षेत्र है जहां पर नजल कैविटी होती है। मेंटल एरिया, ये सेरेब्रल एरिया है जो ब्रेन की मेंटल एक्टिविटी से संबंधित है। जाइगोमेटिक एरिया, चिक एरिया, चिक का मतलब गाल, ये वाला जो पार्सन है दोनों जबड़ों के बीच वाला जो पार्ट है। और पैरोटिडियोमेस्ट्रिक एरिया, ये जो पैरोटिड एरिया जो होती है कान के निकट की, ये वाला जो एरिया है ये पैरोटिडियोमेस्ट्रिक एरिया के नाम से जानी जाती है। तो विसरल कैनियम के अंदर कुल ये 8 जोन होते हैं और सबकी अलग अलग लोकेलिटी है, अलग अलग शेप और साइज है और उसी के हिसाब से आदमी के जो फेस का जो डायग्राम है, फेस का जो आर्किटेक्चर है, फेस की जो मॉर्फोलॉजी है वो उसी की बेसिस पे डिजाइन होती है। Structural peculiarities of the bones of the skull. Bones of the skull perform predominantly a protective function. तो कपाल की जो हड्डियां हैं इनका मुख्य कार्य है सुरक्षा करना। The bones of the vault of the skull differ in structure from other bones. अब कपाल की जो अस्थियां हैं वो शरीर की अन्य हड्डियों से संरचना में डिफरेंस होती है। जो अपनी बॉडी में ह्यूमरस है, फीमर है, रेडियोल्ना है, इन हड्डियों की बनावट स्ट्रक्चर अलग तरह की होती है। कपाल की जो हड्डियां हैं ये कागज की तरह होती है, इनकी बनावट थोड़ी अलग होती है। दे कंसिस्ट ऑफ स्पॉन्जी सब्सटेंस विच रिफर्ड एज डिप्लॉय। तो कपाल की जो अस्थियां हैं इसके अंदर स्पंजी पदार्थ पाया जाता है जिसको डिप्लॉय के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स दैट द स्पंजी सब्सटेंस इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज। इसका अर्थ क्या है, ये जो स्पंजी जो टिश्यू है ये दो परतों के बीच में प्रेजेंट है, एक तो लेमिना एक्सटर्ना और दूसरी लेमिना इंटरना। तो लेमिना एक्सटर्ना और लेमिना इंटरना, इन दोनों के बीच में जो स्पंजी जो मैट्रिक्स टाइप का जो टिश्यू होता है इसको डिप्लॉय के नाम से जाना जाता है। ये जैसे ब्रेन का दिखाया है इसमें अपर पार्ट रिमूव करके, और इसके अंदर ये आप धारियां देख रहे हो, ये सूचर है, ब्रेन के में हड्डियों के फ्यूजन की जो लाइन होती है इसको सूचर के नाम से जाना जाता है। लेमिना इंटरना इज ऑल्सो कॉल्ड विट्रस। लेमिना इंटरना को विट्रस के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट फ्रैक्चर्स मोर इजीली देन द आउटर टेबल इन इंजुरी टू द स्कल। तो कई बार ब्रेन में चोट गिर जाती है, कोई लकड़ी के लग जाती है, कुर्सी के हाथों के लग जाती है, उस केस में इंटरनल जो पार्ट है लेमिना इंटरना इसमें आघात पहुंचता है। आउटर पार्ट है उसमें जनरली क्रैक नहीं आती है। ओनली द टेम्पोरल स्क्वेमा हैज नॉट डिप्लॉयड अमॉन्ग द मेम्ब्रेन बोन्स ऑफ द वॉल्ट ऑफ द स्कल। केवल कपाल की टेम्पोरल स्क्वेमा जो एरिया है उसके अंदर डिप्लॉय जो मैट्रिक्स है वो नहीं पाई जाती है। Some bones of the skull are called pneumatic bones because they have inside air cavities named sinuses. तो कपाल में कुछ अस्थियां ऐसी है जिसके अंदर साइनस पाया जाता है और साइनस के अंदर एयर फील्ड टाइप की सिचुएशन होती है, उसके कारण ये हल्की महसूस होती है और इस तरह की जो हड्डियां इनको न्यूमेटिक बोन के नाम से जाना जाता है। पक्षियों में जो हड्डियां हैं वो तो सभी न्यूमेटिक होती है क्योंकि वो खोखली होती है, पक्षियों को हवा में उड़ना पड़ता है, सैकड़ों किलोमीटर तक इनको यात्राएं करनी पड़ती है, इसलिए पक्षियों को अपना वजन कम करने के लिए इनकी अस्थियां स्पेशल बनावट वाली होती है जिनको न्यूमेटिक बोन के नाम से जाना जाता है। अपने कपाल में जो न्यूमेटिक बोन की जो हड्डियां उसमें एक तो फ्रंटल बोन, इसके नीचे एयरफील्ड कैविटी है, स्फिनोइड बोन, एथमोइड बोन और मैक्सिला। तो ये 4 हड्डियां हैं जो न्यूमेटिक बोन के नाम से जानी जाती है। Abnormalities of the skull, माइक्रोसिफेलिया,
द स्कल डज नॉट ग्रो बिकॉज द ब्रेन स्टॉप इज डेवलपमेंट। तो कई बार क्या होता है कि ब्रेन का विकास जो होता है वो रुक जाता है, और ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाने के कारण खोपड़ी जो है वो छोटी रह जाती है, कपाल छोटा रह जाता है, और इस तरह की जो सिचुएशन है ये माइक्रोसिफेलिया के नाम से जानी जाती है। क्रेनियोसिस, इसका अर्थ है द एब्सेंस ऑफ द वॉल्ट ऑफ द स्कल। तो स्कल में जब वॉल्ट एब्सेंट हो, ये स्थिति कहलाती है क्रेनियोसिस। मैक्रोसिफेलिया, ग्रेट डिस्प्रपोर्शनल डायमेंशन ऑफ द स्कल। जब कपाल की आकार और आकृति आवश्यकता से ज्यादा बड़ी दिखाई दे, तो यह कंडीशन मैक्रोसिफेलिया के नाम से जानी जाती है। हाइड्रोसिफेलिया, इसको वॉल्यूमिनस स्कल के नाम से जाना जाता है व्हेन देयर इज ए लॉट ऑफ सीएसएफ फ्लूइड इनसाइड द सेरिब्रल वेंट्रिकल्स। तो जब ब्रेन में सीएसएफ की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा निर्मित हो जाती है, तो यह घटना हाइड्रोसिफेलिया के नाम से जानी जाती है। क्लिनोडियोकैरियोटिड फोरामेन, व्हेन द एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस इज कनेक्टेड विद द बॉडी ऑफ द स्फिनोइड बोन। जब एंटीरियर क्लिनोइड अस्थि है वो स्फिनोइड बोन से जब जुड़ी हो, तो इस तरह की जो स्थिति होती है ये क्लिनोडियो कैरोटिड फोरामेन के नाम से जानी जाती है। एसिमिलेशन ऑफ द एटलस बाय द ऑक्सीपिटल बोन। कई बार एटलस जो बोन है ये ऑक्सीपिटल बोन के साथ एसिमिलेट हो जाती है, और यह घटना ऑक्सीपिटलाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है। प्रेजेंस ऑफ द पैरामेस्टोइड प्रोसेस, व्हेन there is additional process in close relationship with the mastoid bone। तो mastoid bone के साथ जब एडिशनल अतिवृत्तियां, एडिशनल प्रवर्ध यदि उपस्थित हो, तो ये घटना प्रेजेंस ऑफ पैरामेस्टोइड प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। प्लेजियोसिफेलिया, इसका अर्थ क्या होता है? प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द सूचर एंड फोंटेनेलिज ओनली फ्रॉम वन साइड। तो कई बार जब सूचर और फोंटेनेली की प्री मैच्योर क्लोजिंग हो जाती है, यानी कपाल पूरा बना ही नहीं है, बच्चा पूरा डेवलप हुआ नहीं है, और उससे पहले ही ये क्लोजिंग यदि हो जाती है, तो यह घटना कहलाती है प्लेजियोसिफेलिया। स्कैफोसिफेलिया, अर्लियर ऑसिफिकेशन ऑफ द सजाइटल सूचर बीइंग ए कंडीशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए लॉन्ग नैरो स्कल। तो कई बार क्या होता है कि ऑसिफिकेशन की घटना है वो समय से पहले ही हो जाती है। उस केस में यह कपाल आप देख रहे हो, अग्र पश्च दिशा में यह इलोंगेट हो जाता है, और कपाल की जो शेप और साइज है वो डिस्टोर्ट हो जाती है। एक्रोसिफेलिया, क्लोजर ऑफ द कोरोनरी सूचर। जब कोरोनरी सूचर बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, तो यह घटना एक्रोसिफेलिया के नाम से जानी जाती है। एनिनसिफेलिया, इस तरह की कंडीशंस में क्या होगा कि कई बार बच्चों में ब्रेन तो बन जाता है, लेकिन कपाल की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, और उसका मुख्य रीजन क्या होता है कि जब गैस्ट्रुला के बाद में न्यूरुला स्टेज बनती है, तो न्यूरुला में डोर्सल सरफेस पर न्यूरल प्लेट बनती है, फिर न्यूरल ग्रूव बनता है, न्यूरल फोल्ड बनते हैं, न्यूरल फोल्ड के फ्यूजन से न्यूरल ट्यूब बनती है, और न्यूरल ट्यूब में दोनों तरफ छिद्र हैं, एंटीरियर न्यूरोपोर, पोस्टीरियर न्यूरोपोर। तो कई बार एंटीरियर न्यूरोपोर है वो बंद नहीं हो पाता है। इस छिद्र के बंद नहीं होने से क्या होगा कि ब्रेन तो बन जाएगा, लेकिन ब्रेन के ऊपर कपाल नहीं बनता है, और यह घटना एनसिफेलिया के नाम से जानी जाती है। मेनिंजो एनसिफेलोसिल, कई बार क्या होता है कि ब्रेन का जो पार्ट है, विशेषकर पोस्टीरियर पार्ट, तो कई बार हड्डियों का फ्यूजन नहीं हो पाता है, हड्डियों के बीच में सूचर डेवलप नहीं हो पाता है, और उनके बीच में जो खाली स्पेस होता है उसका उस खाली स्पेस से ब्रेन का जो पार्ट है बॉडी के बाहर प्रोट्रूड हो जाता है, और दिखने में ऐसा लगता है जैसे ब्रेन में ये कोई ट्यूमर टाइप की घटना हो या कोई कैंसर टाइप की सिचुएशन हो। हमारे गांव में इस तरह के 2-3 व्यक्ति है जिनका सेरिबेलम जो है, ब्रेन का सेरिबेलम वाला पार्ट है, वो खोपड़ी से बाहर लटका हुआ है, और दोनों तरफ 2 छोटी छोटी गेंद जैसी स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है। इसका पिक्चर भी है मेरे पास, आपसे मैं शेयर करूंगा। क्रेनियोस्टेनोसिस, प्रीमैच्योर ऑसिफिकेशन ऑफ द fontanelle एंड ऑफ द सूचर।
तो कई बार प्री मैच्योर ऑसिफिकेशन हो जाता है फोंटानेली का और शूचर्स का। यह घटना क्रेनियो स्टेनोसिस के नाम से जानी जाती है। तो ये कुछ कपाल के एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। अब क्वेश्चन है कि कपाल की ग्रोथ कब तक होती है, कपाल की ग्रोथ को कितने फेज में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए कपाल का जो ग्रोथ फेज है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, सेकेंड फेज ऑफ ग्रोथ और थर्ड फेज ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है ये पहले 7 साल तक होती है, 7 ईयर्स तक। इज करेक्टराइज्ड बाय इंटेंसिव ग्रोथ मेनली ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कल। और शुरू के जो 7 वर्ष के बच्चे होते हैं इसमें ब्रेन का पश्च भाग जो होता है, कपाल का पश्च भाग है, वो ज्यादा विकसित होता है। सेकेंड पीरियड ऑफ ग्रोथ ये 7 वर्ष से लेके प्यूबर्टी तक, यानी बच्चों में जब तरुणाई होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्स हार्मोन बनने स्टार्ट हो जाते हैं और एफएसएस हार्मोन का बनना स्टार्ट हो जाता है, तब तक का जो पीरियड है ये सेकेंड पीरियड के नाम से जाना जाता है। एंड दिस इज द पीरियड ऑफ रिलेटिव रेस्ट। और ये देखा है कि इस पीरियड के दौरान ब्रेन की शेप और साइज में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं होती है, एक तरह का ये विश्राम अवस्था है। द थर्ड पीरियड ये होता है 13 से 16 साल टू द एंड ऑफ स्केलेटल ग्रोथ, यानी 20 से 23 साल। तो थर्ड फेज है ये 13 से 16 साल से स्टार्ट होकर 20 से 23 साल तक। और इस दौरान पूरे कपाल का डेवलपमेंट हो जाता है, कपाल की शेप और साइज है वो डिसाइड हो जाती है, बच्चों की पर्सनैलिटी है वो दिखने लग जाती है, सेक्सुअल ग्रोथ हो जाती है, स्केलेटल ग्रोथ हो जाती है, मस्कुलर ग्रोथ हो जाती है। तो कपाल की ग्रोथ के ये 3 पीरियड है। फर्स्ट पीरियड पहले 7 साल, सेकेंड पीरियड 7 से 13 या 16 साल और थर्ड पीरियड जो है 13 से 20 साल या 16 से 23 साल। एग्जामिनेशन ऑफ द स्कल ऑन अलाइव पर्सन। अब छोटा बच्चा है, जिंदा बच्चा है, उसके कपाल की टेस्टिंग कैसे करें। तो इसके लिए कई मेथड्स हैं, इस पार्ट को मैं डिटेल में टच में नहीं करूंगा। एक्सरे के द्वारा इनकी स्टडी की जा सकती है, पाल्पेशन के द्वारा यानी ब्रेन को थपथपाकर, छोटे बच्चों में काकड़िया बोलते हैं, छोटे बच्चे जब सांस लेते हैं हार्ट बीट होती है, तो उनकी आप ब्रेन के ऊपर जैसे हार्ट टच करके देखो तो वहां पर एक तरह का स्पंदन जो होता है वो देखने को मिलता है। तो कई बार बच्चों में क्या आंधा शीशी आ जाती है, चलते चलते बेहोश हो जाते हैं, सांस लेना भूल जाते हैं। तो उस केस में बच्चे की पीठ को थपथपाकर, ब्रेन को थपथपाकर इसकी गतिविधि को सुचारू किया जा सकता है। तो पाल्पेशन के द्वारा भी स्कल का डिटेक्शन हो सकता है और रिनोस्कोपी के द्वारा। तो विशेषकर जब एथमोइड बोन में कोई प्रॉब्लम हो, नजल ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही हो या नजले की शिकायत हो, उस केस में रिनोस्कोपी के द्वारा इसका आइडेंटिफिकेशन है वो किया जा सकता है। फेशियल इंडेक्स, अब ये जो पॉइंट है ये फॉरेंसिक साइंस में बहुत काम में आते हैं। कई बार याददाश्त के आधार पर अपराधियों के चित्र बनाए जाते हैं, उस केस में इस इंडेक्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये एक हाइपोथेटिकल फिगर आप देख रहे हो, इसके जो मैं नॉर्मल एरिया है वो मैं जैसे आपको बताऊंगा। कपाल का ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है इसको ब्रैगमा के नाम से जाना जाता है। नाक का जो ये ओरिजिन पॉइंट है इसको नाइजियन के नाम से जाना जाता है। आंखों के जस्ट नीचे का जो पार्ट है इसको ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। और ऊपरी दोनों इंसाइजर के बीच का जो पार्ट है इसको प्रोस्थियन के नाम से जाना जाता है। और निचले इंसाइजर के बीच का जो पार्ट है इसको इंफीरियर एल्वियोलर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और चिन्ह जो होती है ठोड़ी, इस पार्ट को मेंटन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो लाइन जो आप देख रहे हो, जैसे जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन की बहुत वैल्यू है, लेफ्ट साइड से राइट साइड के बीच में कितना अंतराल है, कितना डिस्टेंस है। ये आंखों की जो ऑर्बिट है, आंखों की ऑर्बिट है इसकी, ये जो अपर टू लोअर और लेफ्ट टू राइट, ये जो एरो है ये आंखों की ऑर्बिट, आंखों की डिजाइन बनाने में बहुत बड़ा यूज होता है। ये नजल वाला जो एरिया है ये ट्राइंगल पार्ट है इसका, क्योंकि नाक की भी अलग अलग जैसे बनावट होती है। अपने ये लंका के जो खिलाड़ी हैं, लंका के व्यक्ति उनके देखे, उनका नाक थोड़ा चौड़ा होता है, फीडे टाइप का। कई बार कुछ व्यक्तियों में नाक जो है वो पक्षियों की चोंच के जैसा भी होता है।
कई बार सीधा नाक होता है, कई बार तीखा नाक होता है। तो ये जो ट्रायंगल है ये नाक की बनावट में, नाक के डिटेक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा ये अपर इंसाइजर, लोअर इंसाइजर, इन दोनों बीच में इंटरवल कितना है, और ये ठोड़ी की शेप कैसी है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं, इनको ध्यान में रखकर फॉरेंसिक साइंस में, अपराध विज्ञान में अपराधियों के जो स्केच होते हैं, स्केच डायग्राम है, वो बनाए जाते हैं और उनको फिर अखबार में पब्लिश किया जाता है। हाँ, इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स बातें हैं, जैसे फेशियल एंगल लेसर देन 80 डिग्री करेक्टराइजेज प्रोग्नेटियाज और प्रोग्नेथिस्मस। तो यदि फेशियल एंगल 80 डिग्री से कम हो, इसका मतलब यह प्रोग्नेटियस की स्थिति है। ए राइट फेशियल एंगल इज रजिस्टर्ड इन orthognathismus. The most common value for the facial angle is between 80 degree to 90 degree. 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में यह होनी चाहिए। Total prognathismus when there is a protrusion both of the maxilla and of the mandible. तो मैक्सिला और मैंडिबल हड्डी जब दोनों ही प्रोट्रूड हो बाहर की तरफ, तो यह घटना प्रोग्नेटिस्मस के नाम से जानी जाती है। इंफीरियर प्रोग्नेटिस्मस when only the mandible protrude anteriorly. जब केवल मैंडिबल, निचला जबड़ा जो है, वो यदि केवल बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो, तो यह घटना इंफीरियर प्रोग्नेटिस्मस के नाम से जानी जाती है। तो ये कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है जो एक स्कल की स्टडी में काम में आती है, और इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एमएससी के जो विद्यार्थी है, क्योंकि बीएससी में तो जनरली हम 4 एनिमल्स के कपाल की स्टडी करवाते हैं बच्चों को, जिसमें मेंढक का कपाल है, वेलनस का कपाल है, फाउल का कपाल है, रेबिट का कपाल है। लेकिन जो एमएससी के स्टूडेंट जो हैं उनमें और एनिमल्स के कपाल जो है वो भी हम बच्चों को दिखाते हैं। जैसे हमारे म्यूजियम में ऑस्ट्रोलॉजी का बहुत ही अच्छा कलेक्शंस है, और म्यूजियम में जो स्कल है वो उसका मैं केवल फिगर आपसे शेयर करूंगा। इस पर भी एक अलग व्याख्यान में डिटेल में आपको मैं डिलीवर करूंगा, जिसमें इन सभी हड्डियों का डिस्क्रिप्शन होगा, अलग अलग एंगल से फोटोग्राफ्स है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये मगरमच्छ का जैसे कपाल जैसे दिखाया है। ये कुत्ते का कपाल है लेटरल साइड से। ये बिल्ली का कपाल है बेसल एरिया से। ये बंदर का कपाल है फ्रंटल एरिया से। ये गधे का कपाल है। ये कपाल मैंने जब मेरी तारानगर पोस्टिंग थी तो वहाँ तैयार किया। तारानगर में मैं ऑस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा कलेक्शन डेवलप करके आया हूँ, और मेरे को इसकी पूरी टेक्निक आती है, ऑस्ट्रोलॉजी हड्डियाँ कैसे रिकवर करे, कैसे इनकी प्रोसेसिंग करे, कैसे इनकी लेबलिंग करे। तो ये डंकी का स्कल है। ये बिल्ली का कपाल है ऊपरी एरिया से देखने पर। ये लाइन आप देख रहे हो, ये सूचर है सारी। हाँ, ये कछुए का प्लेस्टोन है। जो कछुए डोर्सल सरफेस है उसको तो कार्पेस बोलेंगे, वेंट्रल सरफेस को प्लेस्टोन के नाम से जाना जाता है, हालांकि कपाल का पार्ट नहीं है। हाँ, ये गाय का कपाल है। ये भी मैंने तारानगर में इसको डेवलप किया है। जो हड्डियों के ठेके छूटते हैं वहाँ पर गायों के, ऊँटों के, सूअर के, इनके कपाल वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ से कपाल मैंने मंगा के इनको क्या प्रोसेस किया है। कपाल की प्रोसेसिंग में भी एक अलग से मैं व्याख्यान डिलीवर करूँगा। ये इजिप्टियन वल्चर का कपाल है। हमारे एक विद्यार्थी इजिप्टियन वल्चर पे रिसर्च कर रहे हैं, तो एक बार तेज आंधी आने के कारण कई पक्षी है वो गिर गए पेड़ों से और उनकी डेथ हो गई, और उनकी डेथ होने बाद में हमने इसका ऑस्ट्रोलॉजी का कलेक्शन है वो डेवलप किया है। तो ये नियोफ्रॉन परक्नोप्टेरस का स्कल है। ये डॉग का स्कल है, स्कल ऑफ डॉग। ये प्राइमेट का स्कल है बेसल पार्ट से।
और इसमें आप देख रहे हो ये छेद है, ये फोरामेन मैग्नम है, इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर निकलता है। ये दांतों के सॉकेट है, इंसाइजर दांत है, जैसे कैनाइन है, प्रीमोलार है, मोलार है। हाँ, ये बकरे का कपाल है। बकरा जो होता है, ये कपाल भी मैंने तारनगर में डेवलप किया है। और यहाँ चूरू लोहिया महाविद्यालय में भी, चूँकि बहुत पुराना कॉलेज है, 70 साल पुराना कॉलेज है, तो यहाँ भी हमारा म्यूजियम है वो काफ़ी रिच है। और विद्यार्थियों के लिए अट्रैक्शंस रहता है, शहर के लोगों के लिए अट्रैक्शंस रहता है। और बाहर से जब भी कॉलेज आते हैं तो जूलॉजी डिपार्टमेंट के म्यूजियम में वो ज़रूर विजिट करते हैं। तो ये एक नटसेल में, बहुत ही शॉर्ट में, हाउ टू स्टडी स्कल, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। और अब मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के हिसाब से एक ऑस्टियोलॉजी पे विथ डिस्क्रिप्शन एक व्याख्यान में और डिलीवर करूँगा, जिसमें मेंढक का कपाल, फाउल का कपाल, वेरनिस का कपाल, रेबिट का कपाल, काऊ का कपाल है, घोड़े का है, डंकी का है, बंदर का है, बिल्ली का है, इन कपाल का डिस्क्रिप्शन विथ फिगर, और कैमरे से अलग अलग डायरेक्शन से फोटो खींच के एक एक फ्यूचर, एक एक ऑर्बिट को मैं शेयर करूंगा। और इस अगले व्याख्यान की आप तब तक प्रतीक्षा करें, और इस व्याख्यान को आप अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को हाईली grateful to you. I'm highly thankful to you. Have a good day. Have a great day. Thank you very much.